हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजश्री सेठी, सहायक आचार्य माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज का हमारा टॉपिक है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के महानतम शासकों में से एक गिना जाता है और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 328 ईस्वी से 375 ईस्वी। आज हम इस वीडियो में समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा करेंगे कि समुद्रगुप्त का प्रारंभिक जो कार्यकाल कैसा रहा, समुद्रगुप्त का जो जानकारी के स्रोत क्या थे और इसके अलावा समुद्रगुप्त ने किस प्रकार से भारतीय राज्यों पर विजय प्राप्त की। इन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। हम बात करेंगे आज कि किस प्रकार समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा और वो भारत की जो गुप्त वंश को महान बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब हम बात करें कि समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत आता है समुद्रगुप्त की जानकारी में वो आता है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। इसके अलावा उसके काल के सिक्के, इनके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय जो समुद्रगुप्त के बाद उत्तराधिकारी बना उसका मथुरा शिलालेख, इसके अलावा ऐरण अभिलेख, गया ताम्रपत्र लेख, नालंदा ताम्रपत्र लेख आदि से हमें इनसे समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अनेक साहित्यिक स्रोत भी हैं जिनसे हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि जब 328 ईस्वी में जब समुद्रगुप्त शासक बना तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि समुद्रगुप्त का पहले जो नाम था वो संभवतः कच्छ था और उसके बाद उसने अपने पिता की पदवी को धारण करते हुए अपना नाम गुप्त वंश के आधार पर समुद्रगुप्त रखा। क्योंकि कच्छ नाम के कुछ स्वर्ण सिक्के हमें मिले हैं जिनके सामने की ओर राजा की मूर्ति अंकित है और उसकी प्रशंसा में कहा गया है कर्म भीर उत्तमेर, और सिक्के के दूसरी तरफ उसकी उपाधि सर्वराज्योच्छेता अंकित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा शिलालेख में भी समुद्रगुप्त को स्पष्टतया सर्वराज्योच्छेता कहा गया है, अर्थात सभी छोटे राज्यों का उच्छेद करने वाला। इसीलिए विद्वानों का ये मानना है कि कच्छ के नाम के सिक्कों में अंकित सर्वराज्योच्छेता उपाधि समुद्रगुप्त से ही संबंध रखती है। इसी आधार पर डॉक्टर फ्लीट और डॉक्टर एलन जो प्रमुख इतिहासकार रहे हैं उन्होंने कहा है कि संभवतः जो कच्छ था वो समुद्रगुप्त का मूल नाम था और उसका गुप्तांत नाम उसने अपने पिता की शैली पर ही रखा था, अपने उसने जो दिग्विजय की थी उसके आधार पर। आज हम बात करेंगे समुद्रगुप्त की नीतियों की। अब हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त जो था उसकी नीति जो महत्वपूर्ण थी वो थी कि वो एक कि किस प्रकार से भारत की दिग्विजय की जाए और भारत का एकीकरण की जाए। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में कि जब गुप्त वंश का भारत में उदय हुआ तो उस समय भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। योधे, मालव, मैत्रक, जो पल्लव, चोल आदि छोटे छोटे बड़े बड़े विभिन्न क्षेत्र के उत्तर से दक्षिण भारत में छोटे छोटे शासक शासन कर रहे थे और इसी नीति का लाभ उठाकर गुप्तों का भी उदय हुआ था। तो उससे पहले हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने काफ़ी सारा राज्य विस्तार कर लिया था और अपने जो समुद्रगुप्त था वो अपने पिता की नीति पर चलकर ही दिग्विजय प्राप्त करना चाहता था और इसीलिए उसने अपनी दिग्विजय नीति की प्लानिंग की और समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें इसकी पूरी विजय यात्रा का वर्णन किया गया है। जो प्रयाग प्रशस्ति है उसका लेखक था हरिशेन और कौशाम्बी में जो अशोक स्तंभ है उस पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अंकित है। जो प्रयाग प्रशस्ति का जो विवरण है उसके आधार पर समुद्रगुप्त के अभियानों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला आर्यव्रत पर प्रथम आक्रमण, दूसरा दक्षिण भारत पर आक्रमण और तीसरा आर्यव्रत पर द्वितीय आक्रमण। अर्थात वो जो पहले आर्यव्रत पर आक्रमण करता है। अब आर्यव्रत जो एरिया था वो आप हिमालय से लेकर दक्षिण में जो विंध्याचल पर्वत है उसके बीच के भूभाग को आप आर्यव्रत के नाम से संबोधित कर सकते हैं, या जो प्राचीन जो साहित्य है उसमें उस वाले भाग को अर्थात उत्तरी भाग भारत को आर्यावर्त के नाम से संबोधित किया गया है। तो हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त पर 2 बार आक्रमण किए, एक पहला आक्रमण और एक बार दक्षिण भारत पर विजय करने के बाद दूसरा आक्रमण।
तो हम देखते हैं कि जो उसकी शुरुआत में जो आर्यावर्त पर आक्रमण किए उसमें यद्यपि उसने 2-3 राजाओं को ही पराजित किया, लेकिन वो उसकी जो शुरुआत थी वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण रही, क्योंकि इसमें उसने मगध राज्य, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, उस पर अधिकार कर लिया था। इसमें हम देखते हैं कि पहले अभियान में मथुरा और पद्मावती के नागवंशी राजाओं को उसने पराजित किया, और ये दोनों जो पाटलिपुत्र में जो कोटकुल वंश का राज्य चल रहा था उससे संबंधित ही ये दोनों थे, क्योंकि जिस समय समुद्रगुप्त पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने जा रहा था उसी समय पीछे से जो मथुरा का शासक था जिसका नाम था अच्युत, और पद्मावती के शासक का नाम था नागसेन, उन दोनों ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी। किसके? समुद्रगुप्त पे। तो समुद्रगुप्त ने पहले उलटकर अच्युत और नागसेन को युद्ध में पराजित किया, उनकी शक्ति का उन्मूलन किया, और उसके बाद उसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और मगध के जो कोटकुल जो साम्राज्य था वंश का, उसको उसने क्या कर दिया? उसको उखाड़ फेंका। और उस समय जो कोटकुल वंशी जो शासक था वो कौन था? कल्याण वर्मन शासन कर रहा था। इस प्रकार अच्युत और नागसेन की शक्ति का उन्मूलन कर समुद्रगुप्त ने कहाँ की विजय की? पाटलिपुत्र की विजय की। और आपको पता है कि जो मगध और पाटलिपुत्र था वो मौर्य शासन काल से ही अपनी महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त किए हुए था। जो पाटलिपुत्र का जो राजा था वो समुद्रगुप्त की सेना द्वारा पकड़ लिया गया। इस प्रकार पाटलिपुत्र पर अधिकार हो जाने पर लिच्छवियों ने अपने राज्य का जो प्राचीन वैशाली जनपद था वो भी उसे सौंप दिया। कदाचित लिच्छवियों के इस महत्वपूर्ण सहयोग के कारण ही समुद्रगुप्त ने अपने लिच्छवी संबंध का अत्यंत ही गौरव के साथ उल्लेख किया है, और प्रयाग प्रशस्ति में कुमार देवी से उत्पन्न लोह लिच्छवी दोहित्र अपने आप को संबोधित किया है। अब हम देखते हैं कि ये जो उसने विजय प्राप्त की, इस कारण उसके राज्य की सीमाएं अवध, कौशाम्बी और प्रयाग की परिधि को पार कर एक ओर जहाँ हरिद्वार और शिवालिक की पहाड़ियों तक और दूसरी ओर पाटलिपुत्र व वैशाली तक फैल गई। पाटलिपुत्र विजय गुप्तों के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। और अब जो गुप्तों की राजधानी कहाँ आ गई? पाटलिपुत्र में आ गई, और चंद्रगुप्त की का एक स्वप्न था पाटलिपुत्र पर अधिकार करने का, वो भी पूर्ण हो गया, और उसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी विजय प्राप्त करने की, वो और भी अधिक क्या हो गई? अग्रसर हो गई। अब उसके बाद उसने जो दूसरी विजय का जो दूसरा जो उसका चरण आता है वो है दक्षिणापथ की विजय। अब उसने दक्षिण की तरफ रुख किया और दक्षिण के राज्यों पर विजय करने की नीति अपनाई। लेकिन उसका जो दक्षिण भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य अब परिवर्तित हो गया। उसका उद्देश्य था राज्यों का उन्मूलन नहीं करना चाहता था वो, अपितु उसने गुप्त साम्राज्य में उनको नहीं मिला करके सिर्फ वहाँ के राजाओं को प्रभुत्व स्वीकार कराया, अपना स्वामित्व स्वीकार कराया, क्योंकि वो जानता था कि दक्षिण तो एक बहुत दूर है और वो बहुत दूर पड़ जाएंगे, और वो ऐसी स्थिति में नहीं था कि उन पर अपना दबदबा बनाए रख सके। इसलिए सिर्फ अपने राज्य पर बोझ को बढ़ाने के बजाय उसने दक्षिणापथ के प्रति धर्म विजय की नीति अपनाई, और इस नीति के अनुसार वहाँ के पराजित राजाओं से समुद्रगुप्त ने अपनी अधीनता स्वीकार कराने के बाद उन्हें अपने राज्यों में यथावत कायम रखा और उनसे भेंट और राजस्व आदि लेकर संतुष्ट हो गए। अर्थात उसने राज्यों को पराजित किया, लेकिन उनके राज्यों को छीनकर अपने राज्य में नहीं मिलाया, अपितु उनको क्षमा कर दिया गया और उनको राजा बने रहने दिया गया, और इसके एवज में उसने बहुत सारा धन प्राप्त किया, और सिर्फ उन्होंने नाम के आधार पर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। दक्षिण के पराजित राज्यों से आत्मनिवेदन प्राप्त किया, और इससे गुप्त साम्राज्य का वैभव बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया। राज्य में स्वर्ण की बाढ़ सी आ गई, और यही कारण है कि समुद्रगुप्त के सिक्के केवल स्वर्ण के मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि दक्षिण के प्रति जो उसने नीति अपनाई वो बहुत अधिक कूटनीतिज्ञतापूर्ण नीति थी, और वो एक तरह से वो सफल भी साबित हुई, क्योंकि आपको पता है कि जब समुद्रगुप्त शासक बना तो उसके पास इतने संसाधन नहीं थे, क्योंकि जो उसके पूर्वज थे वो इतने बड़े शासक नहीं रहे थे।
इस कारण उसका राजकोष भी इतना भारी नहीं था कि वो वहाँ की नियंत्रण वहाँ स्थापित कर पाए। इसलिए उसने एक महत्वपूर्ण नीति अपनाई और सिर्फ वहाँ नाम की अधीनता स्वीकार कराई। और हम देखते हैं इतिहास में आगे चलकर कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसी नीति का प्रचलन किया और उसने भी दक्षिण के राज्यों को सिर्फ अधीनता स्वीकार करी और वहाँ से अपार मात्रा में धन संपदा प्राप्त की। जो अगर हम देखें कि दक्षिणापथ के राज्य कौन कौन से थे, तो हम देखते हैं कोसल के महेंद्र, महाकांतर के व्याघ्रराज, कोराल के मंटराज, पेष्टपुर के महेंद्रगिरी, कोट्टर के स्वामी दत्त, एरंडपल का दमन, कांची के विष्णुगोप, अवमुक्त के नीलराज, बेंगी के हस्तिवर्मन। ये सब मैं आपको राजा और राज्य के नाम बता रही हूँ। पालक का उग्रसेन, देवराष्ट्र के कुबेर, कोस्तुलपुर के धनंजय आदि जो शासक थे, ये इनका उल्लेख हमें किसमें मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जिनको दक्षिण अभियान के समय समुद्रगुप्त ने पराजित कर अपने राज्य में अपनी राज्य की अधीनता स्वीकार करवाई। अब हम बात करते हैं आर्यावर्त पर द्वितीय आक्रमण की। हम पहले भी देख चुके हैं कि आर्यावर्त पर प्रथम आक्रमण हुआ और उसमें मथुरा और नाग शासकों को जो समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, इसके अलावा पाटलिपुत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। लेकिन प्रथम आक्रमण में उसने अच्युत और नागसेन की शक्ति को कुचल तो दिया था, लेकिन उसे पूरी तरह विनष्ट नहीं किया था। इसी कारण देखते हैं कि दक्षिणापथ के विजय से पूर्व और फिर जब वापस से आर्यावर्त का दूसरे शासकों के नाम आते हैं दूसरे विजय में, तो वापस से उन शासकों का नाम आता है। तो हम देखते हैं कि जब समुद्रगुप्त दक्षिण के अभियानों में विजयी हो गया, उस समय अच्युत और नागसेन ने अपनी शक्ति को वापस संग्रहित किया और वापस से बलशाली हो गया। इसी कारण समुद्रगुप्त को आर्यावर्त पर दूसरा अभियान करना पड़ा। लेकिन इस बार जो आक्रमण था, इसमें समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राजाओं को न केवल पराजित किया बल्कि उनको अपने राज्य में मिला लिया। तो अर्थात हम देखते हैं कि दक्षिण के राज्यों को जहां उसने अधीनता स्वीकार करवाई, वहीं आर्यावर्त के द्वितीय आक्रमण में समुद्रगुप्त ने जो ये राज्य थे उनको अपने राज्य में मिला लिया। अब हम देखते हैं कि जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, उसमें इन शासकों के नाम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे रुद्रदेव, मत्तिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत और नंदी। इसके अलावा बलवर्मन आदि शासकों के नाम हमें देखने को मिलते हैं प्रयाग प्रशस्ति में। जो आर्यावर्त के राज्यों, जो आर्यावर्त का क्षेत्र था, उसमें विभिन्न राज्यों में ये राज कर रहे थे और इनको पराजित करके इनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में समुद्रगुप्त के द्वारा मिला लिया गया। इसके बाद हम बात करेंगे आठविक नरेशों पर विजय की। हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने जब आर्यावर्त के राज्यों को अपने राज्य में मिला दिया, तो उसके बाद उसने आठविक राज्यों पर विजय प्राप्त की। विंध्याचल पर्वत, मध्य भारत और उड़ीसा से लगे जो जंगली प्रदेश थे, वहाँ आठविक राज्य क्षेत्र थे। बैतुल ताम्रपत्र में हमें हस्तिन को दमाल, अष्टादश, अटवी आदि राज्यों का स्वामी कहा गया है। तो संभवतः बुंदेलखंड, बघेलखंड, रीवा, छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़ आदि जो वर्तमान में क्षेत्र हैं, वहाँ आठवियों के राज्य रहे होंगे और इन क्षेत्रों को भी वहाँ के उसको भी जो समुद्रगुप्त था उन्होंने उसको पराजित कर दिया। अब हम बात करेंगे सीमांत राजाओं पर विजय की। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार उत्तर भारत पे विजय करने के बाद, दक्षिणापथ और फिर आठवियों पर विजय प्राप्त करने के बाद समुद्रगुप्त ने जो दिग्विजय की जो नीति अपना रखी थी, उसका अगला शिकार कौन हुए? सीमांत राज्य हुए। और जो उसने सभी नरेशों ने, जो सीमांत राजा थे, उसने समुद्रगुप्त को अपना अधीश्वर स्वीकार कर लिया और प्रमाण करने और उसकी आज्ञा प्राप्त करने अपनी राजसभा में उपस्थित हुए। प्रयाग प्रशस्ति में क्रमानुसार आत्मनिवेदन करने वाले सीमांत राज्य एवं गणराज्य अग्रलिखित थे, जैसे समतट जो पूर्वी बंगाल में था, दवाक, इसके बारे में विचारों में मतभेद है, कामरूप जिसका आधुनिक नाम आसाम है, नेपाल आप सभी जानते हैं, कर्तपुर ये जालंधर जिले में है, मालवगढ़ ये राजस्थान में जो गणराज्य था, अर्जुनायन आपको पता है कि ये उत्तरी पश्चिमी जो भारत है, जैसे वहाँ ये था, योद्धेगण, मद्रकगण, आभीर, प्रार्जुन, सनकानिक, काक, खारप्रिक
आदि ये जो राज्य थे, सीमांत राज्य, इन्होंने भी अपनी अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी अधीनता का प्रमाण देने के लिए सम्राट की राजसभा में उपस्थित हुए। उसके बाद हम आते हैं सीमांत राजाओं के अलावा प्रत्यंत नृपतियों का आत्मसमर्पण। हम देखते हैं कि जो सीमांत जो नरपति थे, उन्होंने भी अपनी अधीनता समुद्रगुप्त के पास भेजी और इन पड़ोसी राज्यों के जो राज्य थे, इनकी शक्ति नहीं थी कि समुद्रगुप्त का सामना करते, क्योंकि समुद्रगुप्त की जो विजय की जो चर्चाएं थी वो चारों तरफ फैलती जा रही थी। इसीलिए इन्होंने स्वयं नहीं पहले ही अधीनता पुष्प मैत्री करने का प्रस्ताव इनके ऊपर भेजा। इसीलिए समुद्रगुप्त से उनको मित्रता की भीख मांगनी पड़ी और पड़ोस के विदेशी राज्यों से समुद्रगुप्त के अधीन मैत्री कर ली। इस मैत्री की जो शर्तें थी वो थी आत्मनिवेदन अर्थात समर्पण, कन्योपायन मतलब पूर्ण राजभक्ति और स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए अपनी राजकुमारी समुद्रगुप्त को अर्पित करना, दान मतलब उपहार देना, और विषय मुक्ति में शासन करने के लिए गुप्तों का जो राजमुद्रा का चिन्ह था, जिसमें राजमुद्रा का चिन्ह क्या था, गरुड़ की मूर्ति, उसको अंकित कराना। और इन विदेशी राजाओं के नाम हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलते हैं, जैसे देवपुत्र शाही, शाहानुशाही, ठीक है। इसके अलावा शक नरपति, ये संभवतः अवंती और सौराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र थे। मुरुंड, इसके अलावा सिंघल तथा अन्य द्वीप, ये सब जो राज्य थे, इनकी जो चर्चाएं हैं वो हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलते हैं। अर्थात ये सीमांत के जो विदेशी राज्य थे और इन्होंने खुद से अपनी अधीनता स्वीकार की। मैं आपको शर्तें बता चुकी हूँ कि इन्होंने समर्पण भेजा, अपनी पुत्रियों को समुद्रगुप्त को समर्पित किया, इसके अलावा बहुत अधिक मात्रा में दान दिया, और इसके अलावा अपने जो राज्य चिन्ह था उसको, उसमें जो गरुड़ जो राजसभा का जो चिन्ह था, अर्थात गुप्तों की राजसभा का चिन्ह था, उसको अंकित करवाया। इस प्रकार उन्होंने भी अपनी अधीनता स्वीकार कर ली। फिर हम देखते हैं प्रत्यर्पण की नीति। समुद्रगुप्त ने धर्म विजय नीति का अनुसरण कर जिस प्रकार दक्षिण के राज्यों, विदेशी राजाओं, गणों आदि को आत्मसमर्पण करने के बाद उन्हें कायम भी रखा अपने राज्य में और गुप्त साम्राज्य का अनुवर्ती बना दिया, ये एक महत्वपूर्ण सौहार्दपूर्ण नीति का अवलंबन था। समुद्रगुप्त की जो ये नीति थी वो लोकानुग्रह प्रेरित थी, जिसके अनुसार उसने आर्यावर्त के अनेक उन्मूलित राजाओं को उनका निजी वैभव अथवा उनकी जो संपत्ति वापस कर दी। प्रत्यर्पण के इस कार्य को संपन्न करने का दायित्व आयुक्त नामक अधिकारी को सौंपा गया। संभवतः जो आयुक्त था वो अर्थ विभाग का उच्चाधिकारी था, जिसका कार्य उन्मूलित राजा जिनको उन्मूलन कर दिया गया था, उसके निजी वैभव का लेखा जोखा तैयार करना और उसके अनुसार उनकी संपत्ति उन्हें वापस कर देना था। परिणाम स्वरूप पराजित राजाओं के मन में समुद्रगुप्त के प्रति क्या हो गया, सद्भाव, सहयोग की भावना उत्पन्न हुई, और यही कारण है कि हम आर्यावर्त के पराजित राजाओं द्वारा समुद्रगुप्त तथा उसके उत्तराधिकारियों के समय विद्रोह की कोई बात नहीं सुनते हैं और ऐसा कोई उल्लेख भी नहीं पाते हैं। तो समुद्रगुप्त की जो ये नीति थी, प्रत्यर्पण की नीति, ये केवल राजनीतिक आवश्यकता से प्रेरित नहीं थी, बल्कि इसकी प्रेरणा का जो मुख्य स्रोत था वो शास्त्र और स्मृतिकारों द्वारा मान्य राजधर्म था और उसके वे निर्देश थे जिनका वह निष्ठा से पालन करता रहा। कौटिल्य ने कहा है कि विजेता को विजित तथा विनष्ट राजा की निजी भूमि, द्रव्य, पुत्र और दास का अपहरण नहीं करना चाहिए, और समुद्रगुप्त की ये नीति थी वो भी इसी आधार पर थी। अर्थात हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त की दिग्विजय नीति में अनेक छोटी छोटी नीतियां उसने चलाई जो क्रमबद्ध रूप से चलती रही, जैसे आर्यावर्त का प्रथम आक्रमण, उसके बाद दक्षिणापथ के आक्रमण, उसके बाद आर्यावर्त का वापस से द्वितीय आक्रमण, आठविक राज्यों पर विजय, सीमांत राज्यों पर विजय, इसके अलावा जो सीमांत नरपति थे, जो विदेशी राज्य थे, उन पर विजय, और अगली बार उसने प्रत्यर्पण की नीति। ये उसकी महत्वपूर्ण, उसकी जो सैनिक विजय थी और उसकी कूटनीतिक विजय भी कही जा सकती है। जो समुद्रगुप्त था उसने अश्वमेध यज्ञ का भी अनुष्ठान किया था। कि आपको पता है कि प्राचीन अपना इतिहास है, उसमें ये माना जाता है कि जब अपन दिग्विजय की नीति करते हैं तो उसके उपलक्ष्य में हमें अश्वमेध का आयोजन करना पड़ता है, और समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध का आयोजन किया गया। उसके सिक्कों से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है।
अश्वमेध के अवसर पर समुद्रगुप्त ने अनेक गायों और को अनेक स्वर्ण के सिक्के ब्राह्मणों को दान दिए, और समुद्रगुप्त के ऐरण अभिलेख में कहा गया है कि वह स्वर्ण दान में पृथु और राघव से भी बढ़कर था, अर्थात उसने बहुत अधिक मात्रा में स्वर्ण का दान दिया। इसके अलावा जो लखनऊ के संग्रहालय में अवध से प्राप्त एक घोड़े की पाषाण मूर्ति रखी हुई है, जिसके ऊपर प्राकृत में लिखा गया है समुद्रगुप्तस देयधम, अर्थात कि जो घोड़ा था, आपको पता है कि अश्वमेध यज्ञ में ही घोड़े का प्रयोग किया जाता है, तो स्पष्ट हो जाता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, क्योंकि अनेक अश्वमेध शैली के उसमें क्या मिले हैं, सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। और इन सिक्कों पर एक तरफ यज्ञ स्तंभ है और उसमें अश्व की मूर्ति बंधी हुई दिखाई गई है, और दूसरे तरफ हाथ में चामर लिए एक नारी की मूर्ति अंकित है, जिसे समुद्रगुप्त की प्रधान महिषी दत्ता देवी समझा गया है। तो देखते हैं कि हम जो समुद्रगुप्त था उसने महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की और उसने अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन किया। इसके आधार पर हम समुद्रगुप्त के अगर चरित्र की चर्चा करें तो देखते हैं कि समुद्रगुप्त का चरित्र बहुत अधिक गहन और विशाल था। वो एक कलाप्रिय शासक था, उसमें साहस था, दयालु था और दानशीलता को भी वो समेटे हुए था। इसके अलावा वो न केवल एक दिग्विजयी शासक था, अपितु उसमें कूटनीति भी उसकी प्रमुख विशेषताओं में एक थी। वो हम देख ही चुके हैं कि किस प्रकार उसने प्रत्यर्पण की नीति के द्वारा जो जो पराजित शासक थे उनको अपनी तरफ करने का प्रयास किया। इसके अलावा जो समुद्रगुप्त था वो शास्त्रों में भी प्रवीण था, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि शास्त्र ज्ञान में इंद्र के गुरु बृहस्पति को और ललित में गंधर्वों एवं देवताओं के संगीताचार्य तुम्ब्रू एवं नारद को भी इस महान सम्राट ने अपनी निपुणता से लज्जित कर दिया था। समुद्रगुप्त एक महान कवि भी था, जो अपनी काव्य निपुणता के कारण कवियों का राजा की ख्याति प्राप्त कर गया था। उसका संगीत प्रेम उसके वीणा शैली के सिक्कों से भी प्रकट होता है। इन सिक्कों पर पर्यक पर बैठकर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त की मूर्ति अंकित है। कला और साहित्य का मर्मज्ञ समुद्रगुप्त पंडितों एवं विद्वानों का आश्रयदाता भी था, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति के विवरण से ज्ञात होता है कि उसके समय में विद्वानों को अर्थ की दृष्टि से अर्थात धन की दृष्टि से कोई अभाव नहीं रहा था। उसकी गरुड़ की मूर्ति में से अंकित मुद्रा से मालूम होता है कि वह गरुड़ वाहन विष्णु का भक्त था, परंतु बौद्ध आदि उसके संप्रदाय में आदि का भी वह आदर करता था। इस 375 तक इस शासक ने शासन किया और 375 ईस्वी में उसकी डेथ होगी। अर्थात समुद्रगुप्त था वो एक महत्वपूर्ण शासक था गुप्त वंश का। ये टॉपिक आपके एग्जाम्स की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। आपके बड़े क्वेश्चंस में पूछा जाता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, या समुद्रगुप्त की दिग्विजय नीतियों के बारे में बताइए, आदि की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आगे आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। थैंक यू।